नमस्कार। मैं हूं श्रवण गुप्ता और आप देख रहे हैं भारत एक्स फैक्टर। जैसा कि आपको मालूम है, बिहार में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा चल रही है। तो उनकी इस यात्रा का बिहार में क्या असर होगा, मतलब उन्हें इसका कोई फायदा होगा या नहीं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं प्रभात खबर के वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार। तो उनसे ही पूछते हैं कि इस ये जो यात्रा शुरू हुई है तो इसका क्या नतीजा निकलेगा। संजय कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। तो आपको क्या लगता है कि ये दोनों जो निकले हैं वोटर अधिकार यात्रा पर सासाराम से, जो है अभी 1 अगस्त 1 सितंबर को खत्म होना है पटना में, तो क्या इसका असर पड़ेगा? जी सर, मेरे हिसाब से ये जो पूरी एक्सरसाइज हो रही है महागठबंधन की ओर से, तो इसमें जो वोट चोरी का उन्होंने आरोप लगाया है, तो ग्राउंड पर उतना मतलब ये मुद्दा मतलब सरगर्मी नहीं पकड़ रहा है। क्योंकि जो भी सवाल उठा रहे हैं, तो तथ्यों के साथ वो फिर चुनाव आयोग जवाब दे रहा है, तो उससे वो बज क्रिएट नहीं हो रहा। लेकिन जाहिर है कि यात्रा के दौरान उनके समर्थकों की भारी भीड़ उमड़ रही है, तो महागठबंधन के नेताओं को लग रहा है कि ये हमारा जो अभियान है वो बहुत ही सफल हो रहा है, और इसे चुनाव में हमें सफलता मिलेगी इससे। लेकिन दूसरी तरफ देखें तो जो पूरी एक्सरसाइज है, जो एसआईआर की 1 सितंबर को फाइनल ड्राफ्ट जारी होगा, तो उसके बाद आंकड़ा आएगा, तो उसके बाद हो सके विवाद सामने आए, ऑथेंटिक डाटा सामने आए। लेकिन फिलहाल जो इन्होंने यात्रा को फोकस किया है, तो मुझे नहीं लगता कि जितना इन लोग का अपेक्षा है कि ये मुद्दा पूरा बज क्रिएट करेगा और एक मोबिलाइजेशन होगा महागठबंधन के पक्ष में, तो सिर्फ इस मुद्दा के आधार पर ये मोबिलाइजेशन होगा। हमें नहीं लगता कि वो 100% सही। नहीं, ये बात तो सबको समझ में आ रही है, क्योंकि लोग जानते हैं कि भाई बिहारी को जी आप किसी चीज से डरा नहीं सकते। मतलब कि वोटर का कटने का या नाम काटने का डर दिखाकर आप किसी भी बिहारी को ये बात मानने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि मैं भी बिहार का हूँ। तो मुझे पता है कि भाई जी वहाँ लोग अपने अधिकारों और जो कुछ भी है उसे लेकर लोग बहुत सचेत रहते हैं, बहुत ही पॉलिटिकली अवेयर हैं वो जी लोग। तो एक तो ये माना जा रहा है, जो भी बिहार को समझते हैं, वहाँ की राजनीति को समझते हैं, वो जानते हैं कि राहुल गांधी ने ये मुद्दा गलत उठा लिया है और तेजस्वी भी इसमें शामिल हैं। लेकिन लोग ये पीछे से ये बात जानते हैं कि ये दरअसल मुसलमानों के लिए ये हो रहा है रैली, क्योंकि उनके जो वोटर हैं, जो बीजेपी भी आरोप लगाती रही है, और जो अगर 4-5 सीमांचल के जिले देखें तो उसमें जिस तरह से हाल के दिनों में डेमोग्राफी बदली है, फिर वैसे भी एक फैक्टर है सीमांचल में। तो दरअसल वो अपने मुस्लिम वोटर के साथ खड़े दिखने के लिए ही ये यात्रा निकाली गई है। मतलब अपने मुसलमान वोटरों के लिए है, कहने को जरूर ये वोटर अधिकार यात्रा है। क्यों? जी। एसआईआर है, ये शुरू हुआ था चुनाव आयोग की तरफ से, तो उसी समय ये परसेप्शन बनाने की कोशिश हुई थी कि ये पूरी एक्सरसाइज एक टारगेटेड है, मतलब माइनॉरिटी के खासकर मुसलमानों के खिलाफ ये टारगेट है। और ये परसेप्शन बनाने में महागठबंधन सबसे इस मुद्दा को लपका और ये प्रचारित किया मुसलमानों के बीच में कि ये टारगेटेड है, खासकर सीमांचल के इलाकों में। इसमें बीजेपी के नेताओं का भी बयान का भी योगदान है कि उन्होंने बांग्लादेश घुसपैठिए का इशू उठाया, तो अभी भी उठा रहे हैं लोग। तो इससे महागठबंधन को भी लगा कि ये मेरे पक्ष में ये जा सकता है इशू, इसको बच क्रिएट किया जाए। और इसमें एक तरह के महागठबंधन की मतलब विपक्ष के अंदर की भी एक रस्साकसी है। आप देखेंगे कि पिछले विधानसभा चुनाव में महागठबंधन ने कई टक्कर दी थी एनडीए को, बहुत ही मामूली अंतर से वो सत्ता से पीछे रह गए थे। तो उसमें एक ओवैसी का फैक्टर बहुत ही निर्णायक साबित हुआ था उनको सत्ता से दूर रखने में। जी। 5 सीटें ओवैसी ने सीमांचल इलाके से जीती थी, और जो इलाका माना जाता था कि वो महागठबंधन के 100% पक्ष में जाएगा, जहां माइनॉरिटी की परसेंटेज ऑफ वोट बहुत अधिक है। लेकिन वहां ने ओवैसी ने अच्छा प्रदर्शन किया था और महागठबंधन के वोट में एक तरह से सेंधमारी कर दी थी। मतलब 5 सीट जीतने के अलावा कई सीटों पर उन्होंने वोट काटा था, जिससे
अपेक्षित सफलता जो महागठबंधन सोच कर चल रहा था कि वो तो मेरा ही इलाका है, कांग्रेस और राजद के लोगों का, वहां उनको लॉस सहना पड़ा था, जिससे वो सत्ता में दूर रहे। अभी जस्ट चुनाव के पहले बाई इलेक्शन हुए थे, खासकर बेलागंज, और आपको गया में ही एक इमामगंज में उपचुनाव हुआ था, जहां बेलागंज में तो माइनॉरिटी के ही कैंडिडेट थे जनसुराज के। तो कहा जाता है कि जनसुराज के प्रत्याशी ने अल्पसंख्यकों का वोट काट लिया था, जिससे राजद का जो मतलब अभी तक परंपरागत सीट था ये बेलागंज, जहां से सुरेंद्र यादव कई बार से जीतते आ रहे थे, उनके मतलब पुत्र को वो हार झेलनी पड़ी। तो हम्म। हुआ ये, जनसुराज ने भी आरोप लगाया था कि अल्पसंख्यकों को राजद ने केवल ठगने का काम किया है, कोई उनके सामाजिक आर्थिक उन्नयन का काम नहीं किया है। ये जनसुराज के तरफ से बहुत ही जोर शोर से प्रचार प्रसार किया जाने लगा। तो राजद के सामने है कि यदि सत्ता में आना है तो अपने कोर वोट को इंटेक्ट रखना होगा, पहली प्राथमिकता। दूसरी है कि उनको अदर सेक्शन में, अदर सामाजिक ग्रुप में अपने वोट बैंक को बढ़ाना। तो राजद का पहला एक्सरसाइज था कि इस अभियान के तहत वो माइनॉरिटी वोट को अपने पक्ष में एकदम एकजुट रखें, जिससे इस चुनाव में उनको एक मतलब भारी सफलता हाथ लगे। तो एक इंटरनल वो वोट का जो एक वोट बैंक पर कब्जा की भी कोशिश मुझे लगता है। तो आपके कहने का वही मतलब है कि जो दरअसल ये मुसलमानों के साथ खड़ा दिखने की कोशिश है, ये वोटर अधिकार जी यात्रा, वो दोबारा इस चीज को दोनों जो नेता हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, वो कह रहे हैं अपने मुसलमान वोटरों को कि हम तुम्हारे साथ हैं। कहने को जरूर ये वोटर अधिकार जी यात्रा है, लेकिन दरअसल इसका जो असल जो इसका मकसद है वो मुसलमान वोटरों को एकजुट रखना है, जैसा कि मैं भी समझता हूं और आप भी इस चीज को एग्जैक्टली। बता रहे हैं। और ये दिखता भी जी है, क्योंकि भाई वहाँ जिस तरह से एसआईआर में थोड़े कम समय में ही वहाँ के लोगों ने सब फॉर्म भर कर दे दिए और एक तरह से ये काम पूरा हो गया, और कहीं से इसकी भी कोई हाँ, इसमें एक जी। फैक्ट फैक्ट आया था, जिसे आरोप के रूप में बीजेपी के जो डिप्टी सीएम है, आपको सम्राट चौधरी का आरोप लगाया था कि अ, इतने दिनों में ही निवास प्रमाण पत्र बनाने के लिए सीमांचल के इलाकों में मतलब आवेदन की अचानक अप्रत्याशित वृद्धि हुई। तो ये तो आरोप उन्होंने लगाया, लेकिन हकीकत है कि वहां के वोटर खुद अवेयर भी हैं, सीमांचल इलाकों के वोटर अवेयर हैं कि मान हम्म। लीजिए डॉक्यूमेंट हम पूरा फुलफिल रखें, क्योंकि वो प्रचारित किया गया था कि आपको टारगेट बनाया जा रहा है, तो वो खुद अवेयर है कि हमारा वोट न कटे। और हाँ, ये सबसे खबर आई जरूरी थी बात कि है वहाँ कि सर, भीड़ लगी हुई थी हाल के दिनों में कि भाई अप्लाई ऑनलाइन ही रेसिडेंशियल अप्लाई जो होता प्रमाण है तो। पत्र है, जो कि निवास प्रमाण पत्र, उसके लिए जो है बहुत लंबी जी और बड़ी भीड़ भीड़ थी। तो जाहिर सी बात है कि वो भी इस बात को जी समझते हैं, और जब उन्हें ये देखेंगे कि जी हमारे लिए ये दोनों नेता सड़क पर निकले हैं वोटर अधिकार यात्रा के नाम जी। से, तो कहीं ना कहीं जो है उनमें एकजुटता का मैसेज जाएगा मुसलमानों के बीच। और लेकिन इसमें एक चीज और अदर आई है जो अदर अभी। साइड में, जी। जी अदर बताइए। साइड में हम विपक्ष में ही देखें तो ओवैसी जिन्होंने अच्छी सफलता प्राप्त की थी पिछले विधानसभा चुनाव में, तो इस एसआईआर का जो विरोध, चाहे जो भी परसेप्शन बनाने की कोशिश, तो इस खेल में वो अभी गायब है बिहार के राजनीतिक परिदृश्य से। अभी वो कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। तो महागठबंधन नेताओं को लगता होगा कि मैदान खाली है, इसको गेन किया जाए। अच्छा, दूसरा जो एक मोटे तौर पर जो बिहार का जो आकलन किया जा रहा है कि भाई जो माई फैक्टर है लालू यादव का, तेजस्वी यादव का, ठीक है ना, तो उसमें जो है जी वो दलित के भी कुछ हिस्से को शामिल कर लेना चाहते हैं, ताकि उनका जो है जो वोट परसेंटेज है वो बढ़े थोड़ा सा। जो फर्क रह जाता है जी 10-15 सीटों का, 20 सीटों का अगर मान ले टोटल, तो ये इस जी गैप को वो पूरा कर लें और इसकी भरपाई वो दलित से करें, अति पिछड़ा समाज के कुछ जातियों से करें, तो कहीं ना कहीं ये भी एक बात जो है कही जा रही है। तो आपको लगता है कि जहां जहां से ये यात्रा गुजरेगी, वोटर अधिकार यात्रा, लगभग 20 से जी ज्यादा जिलों की बात कही जा रही है, तो ये दलितों जी को भी जो है कुछ उसका हिस्सा शामिल करने की मंशा है। जी। हाँ, दलितों में कई सेक्शन हैं, माने रविदास हैं, मांझी मतलब मुसहर जाति के हैं, पासवान हैं। तो एनडीए के यदि वोट बैंक के लिहाज से देखें तो मांझी का जो वोट बैंक है मुसहरों के बीच में
पासवान को माना जाता है कि पासवान कम्युनिटी का उनके पास वोट 5% 4% है। तो ये तो माना जा रहा है कि वो एनडीए के साथ रहेंगे। अब रविदास में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो राजेश राम को कांग्रेस ने बनाया है इस उम्मीद के साथ कि हमारा जो पुराना मतलब फॉरवर्ड और दलित और अल्पसंख्यक जो वोट बैंक था वो मेरे साथ आएगा और महागठबंधन को मजबूत करेगा, ये तो उम्मीद है। और सासाराम से चले तो राजेश राम का देखिएगा कि आप औरंगाबाद में जैसे ही ये वोटर अधिकार यात्रा मतलब प्रारंभ हुई औरंगाबाद जिले में, तो हम्म। वहां जो ड्राइविंग सीट पर थे वो राजेश राम को बैठाया गया। अच्छा। ये मतलब ये इंडिकेशन देने के लिए कि हमारे दलित भी हमारे ड्राइविंग सीट पर बैठ सकते हैं। और हम्म। दूसरा एक बयानबाजी जब देखिएगा कांग्रेस के प्रभारी जो हैं अल्लाह वरू, उन्होंने तेजस्वी को नेता के रूप में अभी मतलब स्पष्ट रूप से नहीं ये घोषित कर रहे हैं। वो कर रहे हैं कि चुनाव के बाद ये तय होगा। तो जाहिर है कि ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे पास भी मतलब एक दलित प्रदेश अध्यक्ष है, हमारे नेता हैं, वो अभी एक संभावना बन सकती है चुनाव के बाद। तो एक मतदाताओं के बीच में एक मतलब वो वैक्यूम वो मतलब रहने देना चाह रहे हैं कि ये दावेदारी हमारे दलित की भी हो सकती है, प्रदेश अध्यक्ष उन्होंने बनाकर आगे किया है। तो स्वाभाविक रूप से कि दलित मतदाता का एक मतलब मेजर चंक वोट वो प्राप्त करने की कोशिश में लगे। जी बिल्कुल। और देखिए, एक मकसद ये भी देखा जा सकता है कि ये यात्रा की शुरुआत ही हुई है सासाराम से, जहां पिछले दशकों से जो है जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम के की जो जी जगजीवन उनकी राम बेटी जी थी का मीरा, क्षेत्र है, उनके मीरा बाद उनकी कुमार, इसके बेटी अलावा मीरा हमेशा कुमार ये, का। जी, कांग्रेस की वो सीट रही है लगातार और अभी भी है। तो एक जी मैसेज इस तो बार एक भी यही वहां के है। मनोज राम सांसद हैं। जी, मनोज कुमार सांसद हैं, अभी भी कांग्रेस के ही हैं। तो सासाराम से जी शुरू जी करने का तो ये तो साफ मैसेज जा रहा है। और फिर ये जो आप राजेश राम बता रहे हैं, जो कि रविदास जी जी, रवि, वो औरंगाबाद के कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं, 2 बार अभी लगातार जीते हैं। और उनके पिता भी वहां से शायद बिलकेश्वर राम थे, तो हम्म। वो भी वहां के विधायक मंत्री रहे। जी, तो ये पूरा मैसेज दिखता है, साफ नजर आता है। दूसरा, लेकिन आपने जो कहा कि अलावरू जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि भाई अभी जो है नेता का जो है इस तरह से की घोषणा न की जाए, और राहुल के जी पीछे ही वो खड़े दिखते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने एक जो है बड़ी बात कह दी कि भाई हम राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो ये कहीं का कैसे इसके तार जुड़ रहे हैं? वो राजद का पहले से ये क्लियर रहा है कि बिहार में हमको फ्री हैंड दिया जाए, बिहार के ड्राइविंग सीट पर राजद ही रहेगा। और नेशनल में वो पहले से ही सोनिया गांधी और परिवार को सपोर्ट करते रहे हैं, यूपीए सरकार के समय में ही लालू ने बढ़ चढ़कर साथ दिया था। तो वहाँ उनका क्लियर ये मैसेज रहता है कि देश में आप रहिए, मतलब केंद्र में आप रहिए और बिहार में हमें फ्री हैंड दीजिए। तो एक तरह से ये एक तरह से दबाव में लेने की भी राजनीति हो सकती है, क्योंकि पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस को मिली थी और 19 जीती जीती थी कांग्रेस। तो इस बार हो सकता है कि भाई तेजस्वी यादव ने साफ कर दिया कि भाई हम तो आपको प्रधानमंत्री बना देंगे दिल्ली में, लेकिन यहाँ हमारे लिए आप रास्ता जो है खाली रखिए। मतलब ऐसी मांग ना करें जिससे हमें जो है नुकसान हो। क्योंकि पिछली बार कहा जा रहा था कि कांग्रेस को इतनी सीटें दी गई इसलिए जो, और कांग्रेस सिर्फ 19 लाई। अगर राजद ज्यादा सीटें अपने पास रखती या वैसी पार्टी को देती जो और सीटें जोड़ सकती थी, तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री होते। जी पिछली विधानसभा चुनाव में हार के बाद राजद के नेताओं ने कांग्रेस को जिम्मेदार ठहराया था और कहा था कि बेवजह 70 सीटें लेकर के ये हार गए। उनका स्ट्राइक रेट देखें तो कांग्रेस का सबसे खराब था, 27% स्ट्राइक रेट था, और राजद का 52% स्ट्राइक रेट था। इस हिसाब से महागठबंधन में सबसे अच्छा जो स्ट्राइक रेट था वो माले का 63% उन्होंने सीटें गेन की थी। तो उस हिसाब से राजद ने ब्लेम किया कांग्रेस को, लेकिन राजद ने यह भी देखना पड़ेगा कि कांग्रेस को कौन सी सीटें दी गई और इसको लेकर के कांग्रेस इस बार अवेयर है। अब जैसे कांग्रेस को पटना की सीटें दी गई जो किसी भी हालत में वो मतलब माना जाता है कि बीजेपी ही ले जाकर के जीतेगी। तो हम्म। कांग्रेस भी अवेयर है कि हम जरूरी नहीं कि 70 सीटों पर लड़े, हम वैसी ही सीटों पर लड़े जहां हम जीतने की संभावना हमारी अधिक है।
तो कांग्रेस की जो भी स्क्रीनिंग कमेटी आई थी दिल्ली से हाल में, या कांग्रेस के प्रभारी हैं, इस बार उनका एक्सरसाइज यही है कि हम शॉर्टलिस्ट सीटों को करें, संख्या कम ही रहे, लेकिन हमारी जीत की संभावना जहां अधिक है उन ही सीटों पर हम लड़ें। और उसके लिए उन्होंने यहाँ तक कि प्रत्याशियों के मतलब चयन को लेकर के एक्सरसाइज शुरू कर दी है। और वैसे उम्मीदवार जो हमारे संभावित हो सकते हैं वहां, उनको दूसरे दल से लाना या कहीं सोशल ग्रुप से खोज करके सामने लाना, ये प्रयास में पूरा कांग्रेस जुटी हुई हाँ, तो ये तो देखिए कि साफ दिख रहा है हमारा क्योंकि स्ट्राइक रेट अधिक हो इस बार। हाँ नहीं, इसमें एक हाँ, चीज कांग्रेस तो की कोशिश के स्ट्राइक रेट अधिक। जी, एक चीज तो है कि देखिए तेजस्वी यादव जो हैं ड्राइविंग सीट पर हैं, मतलब गाड़ी वो चला रहे हैं, जी और सामने खड़े हैं जो है जी वो राहुल गांधी हैं, ठीक है ना। तो और ये जी वोटर अधिकार जी यात्रा निकल रही है, तो यहाँ इन दोनों की बात जी करनी जरूरी है, राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव की। मतलब चुनावी समीकरण जी आने वाले दिनों में क्या होगा। दरअसल 16 दिन के ये की ये यात्रा है, और लगभग जी। 20 से ज्यादा जिलों से ये गुजरेगी। तो आपका आकलन क्या कहता है, वहां जमीनी हकीकत से क्या मतलब कि आपको लगता है कि जहां जहां से ये गुजरेगा, ये यात्रा गुजरेगी, ठीक है ना, जिसमें आपके सुपौल हैं और तमाम दरभंगा भी है और भी कई इलाके हैं, तो और फिर ये पटना में खत्म होगा, तो उन तमाम तिरहुत के भी जो जिले हैं वहां से भी गुजरेगी ये यात्रा। तो जो दलित का है और मुसलमान, तो इसका फर्क पड़ेगा मतलब कि। अब तो ये फाइनल तो विधानसभा रिजल्ट पर वेट करना पड़ेगा कि क्या असर दिखा। लेकिन अभी जो मेरा मानना है कि ये यात्रा एसआईआर को लेकर कम, एक अपने समर्थकों को मोबिलाइज करने का, क्योंकि चुनाव घोषित होने वाला है एक महीना के बाद। तो अपने समर्थकों को ये मोबिलाइज करना चाह रहे हैं, उसको रिचार्ज करना चाह रहे हैं। पूरे महागठबंधन के एकजुट कार्यकर्ताओं को पूरे ग्रास रूट स्तर पर वो रिचार्ज करना चाह रहे हैं कि वो अब इलेक्शन के लिए तैयार हों। अब देखिएगा कि दूसरे काउंटर पार्ट आपका एनडीए के भी साथी में जिलावार, जो विधानसभा वार जो एनडीए के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन का वो उन्होंने शेड्यूल जारी कर दिया है। अति पिछड़ा संवाद होने जा रहा है एनडीए की तरफ से। तो दोनों तरफ से ये कार्यक्रम का मतलब शुरुआत हो चुकी है इलेक्शन को ध्यान में रख करके। और जाहिर है कि सीमांचल से होते हुए वो दरभंगा मधुबनी जो अल्पसंख्यक मतलब बहुल इलाका माना जाता है कि अच्छी खासी संख्या अल्पसंख्यकों का, तो ये कवर कर रहे हैं कि वहां के दलित और मुसलमान एकजुट होकर के आए मेरे पाले में, क्योंकि वो फोकस कर रहे हैं कि इस पूरे एसआईआर के दौरान जो सबसे बड़ी हानि होगी अल्पसंख्यकों और अति पिछड़ों और दलितों की, तो हम्म इसको वो भुनाना चाहते हैं। लेकिन जो धरातल पर जो एक्चुअल है, कितने लोगों का नाम कटा, गलत तरीके से कटा, कितने लोग फाइनली वोटर लिस्ट में छूट गए, तो वैसा मात्र जो होता है ना कि जिनको टारगेट करके हटाया, वैसा अभी दिख नहीं रहा। जो भी लोग तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, एक दो जैसे वीडियो सामने आया औरंगाबाद में जितने लोगों का, तो दो ऐसे ही खारिज हो गए। एक रंजू देवी का आया कि वीडियो में बोली कि मेरे पूरे परिवार का कट गया है। और कल ही उनका वीडियो आया कि वार्ड पार्षद ने मुझे कह कर लाया था कि आपका प्रारूप ड्राफ्ट जो लिस्ट में उसमें नाम ही नहीं है। तो उसमें भी हो गया कि उनका उनके पूरे परिवार का नाम है, मतलब झूठ मूठ का पकड़ करके उनको लाया था। नवादा के एक सुबोध कुमार का आया था कि उनका वोटर लिस्ट में नाम काट दिया गया है। चुनाव आयोग ने कहा कि उनका जो पहले से ही मतलब वोटर लिस्ट में नाम नहीं था। तो इस तरह से फैक्ट के साथ कोई आए कि मतलब 150 आदमी का नाम को इंटेंशनली काटा गया, हम्म और वैसे सामाजिक ग्रुप को काटा गया है कि जो वहाँ मतलब निर्णायक हो सकता है कि उनके वोट कटने से वहां परिणाम प्रभावित हो सकता है। तब कोई एक तरह से जो सामाजिक ग्रुप है वो इस अभियान के पीछे खड़ा होगा। नहीं, इसकी हवा वैसा तो कोई देखिए, इसकी सामाजिक हवा तो स्तर बहुत पर नहीं दिख पहले रहा। निकल गई थी जी एसआईआर की, वहां की जनता ने ही जी निकाल दी थी, जी और ये मैं जी बहुत पहले से ही बात कह रहा हूँ कि ये संभव ही नहीं है कि आप बिहार में जो है इस तरह की बातें करें कि वोट कट जाएगा। वहाँ के लोग बहुत अवेयर हैं, और जिस तरह से फॉर्म भरकर समय के पहले ही दे दिए गए थे पूरे, जहाँ डॉक्यूमेंट्स की भी कोई समस्या नहीं हुई थी, तो ये उसी समय क्लियर हो गया था कि ये मुद्दा बिहार के लिए नहीं है, गलत मुद्दा जो है चुन लिया गया है। लेकिन ये इस पर आगे बढ़ रहा है। और फिर आपने जो रिंकू देवी जो आप बता रहे हैं, नाम शायद रिंकू रंजू देवी, देवी। हाँ, हाँ
रिंकू देवी ना? रंजू देवी। रन, हाँ जी, अच्छा, तो उसके रंजू साथ रंजू। फिर एक और आ गया ना, सीएसडीएस का, जिस डाटे को लेकर राहुल गांधी ने ये दावा किया था, हाँ ये कांग्रेस ने ये दावा किया था। और अब महाराष्ट्र को देखिए, लेकर। जी, जी वो सीएसडीएस के जो संजय कुमार हैं, जो डायरेक्टर थे पहले हाँ सीएसडीएस हाँ, के, जी उनका डाटा जो है गलत साबित हुआ। गलत मतलब कि वो प्रस्तुत किया उन्होंने गलत, गलती से वो डाटा चला गया, ऐसा उन्होंने कहा हाँ कि, और उन्होंने माफी भी मांग ली, और उसी के आधार पर ये घेर रहे थे कांग्रेस के लोग जो है बीजेपी को, तो उसकी भी हवा जी निकल गई। प्लस बिहार में राहुल गांधी ने जिस तरह से वो उस महिला को सामने लाए, उसका भी वीडियो आ गया। तो ये तो दिखता रहा है कि कांग्रेस जो जो कुछ भी करती रही है, उसकी हवा और वो जो है अगले 2-3 दिन में ही निकल जाती है। ये मुद्दा तो बिहारी जानते हैं भाई, मैं खुद एक बिहारी हूँ, जानता हूँ कि ये मुद्दा वहां के लिए नहीं है, वोटर अधिकार यात्रा। इसलिए इस प्रोग्राम के शुरू में ही मैंने कहा कि हम बात तो जरूर कर रहे जी हैं वोटर अधिकार यात्रा की, लेकिन इसका मकसद जो है, वो राहुल गांधी भी जानते हैं और तेजस्वी यादव भी जानते हैं कि अपने मुसलमान वोटरों को एकजुट रखना है और दलितों को अपने साथ लाने की कोशिश है, ठीक है ना? तो इसमें जो जी। आपको दलित का जहां तक मामला है, तो आपको लगता है कि पिछले 5 साल में बिहार में ऐसा कुछ बदला है कि जो दलित अब तक नहीं दे रहे थे कांग्रेस को वोट, महागठबंधन को कह लें अगर, तो वो इनके, उनका कुछ हिस्सा जी जो है चला जाएगा, मतलब जमीन पर ऐसा कुछ दिखा है? फिर हाल में आपको याद रखना चाहिए कि लालू यादव ने जो बाबा साहब आम्बेडकर की वो जो अपमान वाली तस्वीर जिसका बड़ा जिक्र हुआ था पैर के पास जो है, तो वो भी एक मुद्दा है, मतलब कि। जी और इसी के साथ फिर माले का एक विषय आता है कि माले जो है शाहाबाद और आपका मगध रेंज में पावरफुल है, मतलब बहुत ज्यादा सीटें, वो 12 सीटें लेकर आई थी पिछली बार, और उनका यहाँ जी मतलब कि एक तरह से वर्चस्व है। और एनडीए वहाँ लगभग साफ हो गई थी, शाहाबाद और आपके मगध जी रेंज में बहुत कम सीटें आई थी। तो क्या ऐसा कुछ जमीन पर बदला है कि शाहाबाद और आपके मगध रेंज में और दलित चले जाएंगे उनके साथ, और बाकी जो हिस्से हैं जहां से ये वोटर अधिकार यात्रा गुजरेगी, वहां को जो है कोई ऐसा पिछले कुछ सालों में हुआ है कि उन्हें वोट मिल जाएंगे दलितों के? दलितों को लेकर जैसे पिछले विधानसभा चुनाव से तुलना करके क्या बदला। तो पिछले विधानसभा चुनाव में एक रोजगार का बहुत ही बड़ा मुद्दा बन गया, और उस मुद्दे के आधार पर तेजस्वी ने वोटरों को आकर्षित किया था अपनी ओर। तो वो मुद्दा फिलहाल वो रोजगार का इस बार नहीं, जिस तरह से पिछले विधानसभा चुनाव में केंद्रीय एक तरह से मुद्दा बन गया था और एनडीए को भी अपने घोषणा पत्र में शामिल करना पड़ा था, रोजगार और नौकरी की घोषणा करनी पड़ी थी कि 19 लाख हम देंगे। तो वो मुद्दा नहीं है। और रोजगार के मुद्दे पर माना जाता है कि राजद को मतलब अच्छी सफलता मिली थी। यदि क्षेत्र वाइज आप देखें, विधानसभा चुनाव का एनालिसिस करें, तो उत्तर बिहार जो गया था वो एनडीए के पक्ष में गया, और साउथ में आपको मगध, शाहबाद, ये गया था महागठबंधन के पक्ष में। तो इसमें एक बड़ी भूमिका माले की थी, इसे कोई इनकार नहीं किया जा सकता है कि माले का निम्न तबकों में काम रहा है, उनका वर्क जो रहा है मेनली वो अति पिछड़ा दलितों के बीच में रहा है, तो उसका लाभ महागठबंधन को मिला था। नहीं तो वो फिर वो जातियां हो सकती है एनडीए के पाले में चली जाती। तो इसका परिणाम हुआ था कि एनडीए साफ हो गई थी इस क्षेत्र में। दूसरा फैक्टर था कि लोजपा का फैक्टर था कि जो जदयू के खिलाफ टारगेटेड वो अपनी उम्मीदवार खड़ा की थी, तो जदयू को जहां सीट थे एनडीए के वोट बट गए। जी। अब इस बार क्या फैक्टर है, इस बार एनडीए कितना एकजुट रहता है, फिलहाल तो दिख रहा है कि एकजुट है, एक साथ अभियान शुरू करने जा रहा है अपना एनडीए का। तो वो फैक्टर इस बार माइनस है लोजपा का। दूसरा है कि रोजगार का मुद्दा डाइल्यूट हो गया इस बार, उस तरह से मुद्दा नहीं बना है। तो महागठबंधन का जो पिछले बार का जो टेम्पो जो वो टेम्पो था वो आंदोलन का, वो इस बार उतना नहीं है कुछ इशू पर। एनडीए एकजुट रहता है तो हो सके इस क्षेत्र में गेन कर सकता है, लेकिन महागठबंधन के पक्ष में है ये है कि इस बार वो मुकेश सहनी उनके साथ है। तो वोट का हम्म आंकड़ा वो मान लीजिए 4% थी, 3% थी, लेकिन वो महागठबंधन को प्लस करेंगे। इसके हम्म अलावा महागठबंधन में कितने अब जो दलित हैं वो कितने वोटर अब छिटक करके एनडीए से उनके पाले में जाते हैं, क्योंकि लोकसभा चुनाव में शाहबाद रेंज में दलित माना जाता है कि सासाराम या काराकाट, आपको औरंगाबाद में
महागठबंधन के साथ गए थे, जिसका परिणाम हुआ था कि एनडीए के प्रत्याशियों की हार हुई। तो लोकसभा चुनाव में एक संविधान का मुद्दा था। संविधान का मुद्दा था, यूपी से सटा हुआ इलाका था, तो जो हम्म यूपी में प्रभाव दिखा था हम्म संविधान बचाओ, हो सके उसका प्रभाव लोकसभा में इस क्षेत्रों में पड़ा था। क्योंकि हम्म लोकसभा चुनाव के पहले हम, मेरा सासाराम कंस्टिट्यूंसी में ही पड़ता है, तो मैं हम्म घर गया था, तो 7 दिन पहले लोग बोल रहा था कि एनडीए प्रत्याशी जीत रहे। लेकिन हम्म अंतिम, बिना कांग्रेस के प्रचार, बिना कांग्रेस के एफर्ट के स्वतः जो होता है एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना, हम्म। जो निम्न वर्गों का जो रुझान था कांग्रेस की ओर शिफ्ट हो गया। जी। तो वो प्रभाव था यूपी से जो चला था, संविधान बचाओ, वो सेंटीमेंट, तो वो हमको नहीं लगता है कि विधानसभा चुनाव में वो कंटिन्यू है। और लोकसभा इनका जो चुनाव में मुकेश जिस सहनी तरह से है वो, ये जी, ये तो मैं आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि लोकसभा में ये जो संविधान बचाओ और आरक्षण खत्म हो जाएगा, छीन लेंगे, ये वाला मुद्दा हो सकता है कि चला हो जी इलाहाबाद और जो पूरा इलाका है जी काराकाट का। तो लेकिन मुकेश जी सहनी जो पिछली बार जो है वो एनडीए में थे और 4 सीट लेकर आए थे, तो वहां वो जिस जी जाति समूह को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उसमें कुछ ऐसा जमीन पे बदला है जो सरकार के खिलाफ हो जाए। अभी तो देखिए, बल्कि अभी मुकेश प्राइम सहनी। मिनिस्टर मोदी ने भी ये कहा है, ये जो टैरिफ वाला लगा है, इसका जिक्र करना यहाँ ठीक रहेगा कि उन्होंने कहा है कि किसानों और मछुआरों का उन्होंने जिक्र किया है कि हम इनके साथ दीवार की तरह खड़े हैं, उनके बीच में जो है कोई भी चीज इन्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगी। मतलब किसानों को, मछुआरों की बात की है, पशुपालकों की बात की है, तो एक मछुआरों की भी बात जो है प्रधानमंत्री मोदी ने कही है टैरिफ के सिलसिले में, जो है कि हम उनके साथ खड़े हैं, मछुआरे के साथ भी। तो ये जो मुकेश सहनी का जिस जाति समूह को वो रिप्रेजेंट करते हैं, वो मछुआरों से जुड़ा होता है। तो ये इसका क्या कोई असर पड़ेगा, या कोई ऐसी चीज गवर्नमेंट ने वहां कर दी हो कि वो देखिए, मुकेश जी। मुकेश सहनी का जो प्रभाव वाला क्षेत्र है आपको उत्तर बिहार, और एनडीए की सफलता में माना जाता है कि उस समय मुकेश सहनी जो महागठबंधन से छिटक करके आए थे ऐन मौके पर इलेक्शन के जस्ट पहले, तो उनका भी एक योगदान था, खासकर मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर इलाकों में मछुआरों का एक ठीक ठाक संख्या है, और मुकेश सहनी के सभाओं में भीड़ जुटती है, हम्म। और मछुआरों के नेता के रूप में वो स्थापित हो चुके हैं। लेकिन बीजेपी काउंटर के लिए कई मतलब उनके कम्युनिटी से नेता को, जैसे कि मुजफ्फरपुर के सांसद हैं, अभी मंत्री भी हैं, और हरीश सहनी है एमएलसी, उनको भी शायद विधान सदन में नेता सब बनाए हैं। तो ये कोशिश रहती है कि काउंटर के लिए कई सहनी नेताओं को बीजेपी भी लाई है। जदयू में भी मदन सहनी है, दरभंगा के मतलब वरिष्ठ नेता हैं, वो लगातार जीतते आ रहे हैं, मंत्री भी हैं। तो काउंटर करने के लिए एनडीए की तरफ भी नेता हैं। लेकिन अब जो भी, अब देखना होगा कि उत्तर बिहार में वो अति पिछड़ों में कितना सेंधमारी कर पा रहा है, खासकर मछुआरों के बीच। तो हम्म। अब ये इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन उनका प्रभाव निस्संदेह है, और वो महागठबंधन को कितना वोट ट्रांसफर करा पाते हैं इस पर वो निर्भर करेगा। अच्छा, एक आखिरी यहाँ जिक्र सवाल करना जी। एक सर एक और जरूरी है, हाँ आपने जी। मोदी जी का जिक्र किया कि पीएम ने जी। घोषणा किया। हम्म यहाँ पर महत्वपूर्ण है कि राज्य सरकार लगातार नई नई घोषणाएं, नई मतलब नई नई राहत सौगात दे रही है बिहार में। पेंशन स्कीम को 400 से बढ़ाकर जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है 1100 कर दिया गया है। आपको बिजली 125 यूनिट ये फ्री कर दिया गया है घरेलू उपभोक्ताओं को। शिक्षकों को कल ही सौगात मिला कि पुरस्कार राशि बढ़ा करके उनकी दोगुनी हो गई है। आंगनबाड़ी, ये सब वर्कर को भी उन्होंने, ये आशा का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है, दोगुना कर दिया गया है। तो इस घोषणा का भी पॉजिटिव प्रभाव, सकारात्मक प्रभाव लोगों में दिख रहा है। और इस सौगात का लाभ लेने वाले जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, उसमें तो बिहार सरकार में सभी को मिलता है, मतलब एपीएल बीपीएल सभी वर्गों को मिलता है। तो हम्म। खासकर महिलाएं, बुजुर्गों के बीच में ये बहुत ही मतलब अच्छा संकेत गया है राज्य सरकार के प्रति। और जी। बिजली का मतलब एक पूरे बिहार में स्वागत हुआ है, बिजली का जो फैसला हुआ है हाँ, बिजली ये के लिए। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, क्योंकि जिस तरह से तो घोषणाएं हो रही हैं नीतीश कुमार कर रहे हैं। अगर आप हाँ जी आप तो खैर बिहार में ही हैं, मैं भी वहाँ लगातार 3 महीने से जी हूँ।
ठीक है ना। तो मैं जिस जी तरह जहां जहां भी मैं गया जी हूं वहां इतनी घोषणाएं जिसमें हर कोई शामिल है। मछुआरा तो एक ठीक है समाज जी है, हर किसी के लिए जो है नीतीश कुमार ताबड़तोड़ जो है जी घोषणा जी कर रहे हैं। तो ये मुद्दा तो है ही। तो इसमें लेकिन आखिरी सवाल है कि ये जो प्रशांत किशोर हैं इन्हें छोड़े हम नहीं खत्म कर सकते अपनी बात, क्योंकि उन्होंने इस वोटर अधिकार प्रशांत यात्रा को जी खारिज कर दिया है। उन्होंने कहा है कि भाई ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच का झगड़ा है, हमें इसमें क्या करना है। और फिर यहाँ जो मूल मुद्दा है वो पलायन का है, बेरोजगारी है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है। ठीक है ना, ये बात उन्होंने कही है जी प्रशांत किशोर ने। तो जी आप जो ये देख रहे हैं कि ये वोटर अधिकार यात्रा, इसमें प्रशांत किशोर फैक्टर इसमें कहाँ आकर अटकता है? प्रशांत किशोर फैक्टर एक माना जा रहा है कि वो हैं। और वो अब देखना है कि वो किसको नुकसान पहुंचाते हैं। नहीं, इस वोटर खासकर अधिकार उनके यात्रा में इससे इससे जुड़ी चीज जो है वो कहाँ इसमें ठहरते हैं, मतलब किस एंगल से उन्हें देखना चाहिए प्रशांत किशोर को? इस एंगल में वो फंस नहीं रहे ना। वो वोटर ये एसआईआर में वो फंस नहीं रहे हैं। वो अपना अपना अभियान चला रहे हैं आइसोलेशन में। हमको अभी बिहार जो बंद हुआ था उसमें भी वो पार्टिसिपेट नहीं किए, उसकी भी आलोचना की है। इस अधिकार यात्रा की भी ये वो अपने वो चाहते हैं कि मेरे इशू पर लोग केंद्रित हों। तो इसलिए दूसरे के इशू पर वो ध्यान ही नहीं दे रहे हैं और न उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, चाहे कोई पक्ष में बयान दे रहे हैं। वो अपने ही शिक्षा रोजगार और इसको लेकर के अपना क्रिएट कर रहे हैं अपना हम्म। लोगों के बीच में। जी। और माना जा रहा है कि उन्होंने जैसे कि चंपारण सारण के इलाकों में नौजवानों के बीच में अपनी कुछ मतलब जगह बनाई है। अब वो वोट किस मतलब इनके भीड़ तो हो रही है, लेकिन वोटिंग पैटर्न क्या होता है जो इनके सभाओं में भीड़ जा रही है, वो वोट इन्हें ही करती है या एनडीए को करती है या महागठबंधन को करती है। हम्म। क्योंकि सवर्णों के यूथ में इनकी कुछ लोकप्रियता देखी जा रही है, कुछ जिलों में, कुछ पॉकेट में। अब वो हम्म। यूथ एनडीए को छोड़ देकर जनसुराज को वोट करते हैं या कहीं अलग जाते हैं, एनडीए की तरफ ही वापस भी चले जाते हैं। वैसे इनका महागठबंधन के भी कुछ जो वोट बैंक है उस तबकों से भी कई नेता और कई वोटरों को आकर्षित कर रहे हैं। तो वोटिंग पैटर्न क्या होगा कि आखिर इनके सभाओं में जा रहे हैं, इनको सुनने के लिए जा रहे हैं, तो वोट भी देंगे या वो परंपरागत रूप से जहां वोट करते हैं वहां देंगे। हम्म। तो इस चुनाव में ये सवाल है। लेकिन एक और चीज। इस सवाल को जी। लगता है कि हाँ क्लियरिटी नहीं हो पा रही है, तो हमको लगता है कि दोनों दल के अंदर ये मंथन होगा कि हम्म। आखिर जो प्रशांत किशोर जो वोट मान लीजिए 2-4% ही में, तो वो आखिर हम्म। किसका ले। तो ठीक है, अब देखते हैं कि उनकी वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी की और तेजस्वी यादव जो है क्या गुल खिलाती है बिहार में, और वहाँ की जनता जो है उनके इस जी सवाल को इस उनके इस डर को जो वो पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं उसे वो लेते हैं या नहीं, और आगे क्या होता है। आप हमारे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। तो ये थे वरिष्ठ पत्रकार प्रभात खबर के, बिहार का बड़ा अखबार है प्रभात खबर, उसके वरिष्ठ पत्रकार संजय कुमार। तो आज के एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर होगी मुलाकात। आपसे अनुरोध है कि इस चैनल के वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।